नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में मैं हूं अक्षय विनोद शुक्ला आपके साथ। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार के 3 हफ्ते गुजर चुके हैं और इस दरमियान योगी सरकार के कई फैसले सुर्खियों में भी रहे। कई फैसलों से आम जनता को थोड़ी राहत मिलती नजर आई, लेकिन योगी के सामने एक चैलेंज अब भी बरकरार है और वो चैलेंज है उत्तर प्रदेश में क्राइम पर कंट्रोल करने का। तेज तेवर, सख्त मिजाज। अगर पार्टी बनना है तो वर्दी उतारिए, खुले मैदान में आइए, हम लोग उसका वो करेंगे। लेकिन अगर पुलिस की नौकरी करनी है तो पुलिस की मर्यादा और वर्दी की पवित्रता का ध्यान रखिए। बड़ा संकल्प, अथक प्रयास। गुंडा राज पूरी तरह समाप्त होगा। अपने तेज तर्रार तेवर के साथ यूपी की सत्ता की बागडोर संभालने वाले सीएम योगी के आते ही पूरे सूबे में बड़ी उम्मीद जगी है। अब योगी जी आए हैं तो शायद वो बंद होगा। ये देश के प्रधानमंत्री की ही नहीं, शायद उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता की भी उम्मीद है। 3 हफ्ते के अंदर 10 से ज्यादा मंचों पर सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने का जो संकल्प दिखाया है, उसका इंतजार सूबे की जनता अब भी कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अपराधियों ने योगी की राज्य सत्ता के सामने बरकरार रखी है सबसे बड़ी चुनौती। आगरा में सिपाही अजय यादव का मर्डर, प्रतापगढ़ में सिपाही राजकुमार सिंह की हत्या, मथुरा में सिपाही उमेश सिंह की हत्या, फिरोजाबाद में पुलिसकर्मी रवि रावत की हत्या, नोएडा में घर में घुसकर डबल मर्डर, 80 लाख की फिरौती के लिए मेरठ के 2 लड़कों का अपहरण, मेरठ में ही पुलिस वाले को बीजेपी नेता का थप्पड़। गुनाहों की ये फहरिस्त यूपी की योगी सरकार और उनकी पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभरी है। योगी राज में पुलिस की छवि सुधारने की कोशिश को बीजेपी के ही नेताओं ने धराशायी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। पिछले 3 हफ्ते के अंदर यूं तो यूपी में अपराध की कई बड़ी घटनाएं हुई हैं, लेकिन सुर्खियों में आई ये चंद वारदात संकेत देती हैं कि योगी की सत्ता के बावजूद यूपी में गुनहगारों के हौसले कम नहीं हुए हैं। नोएडा का सेक्टर 39 ताबड़तोड़ गोलियों से गूंज उठा। यूपी में तरह तरह के गुनाह योगी सरकार के राम राज्य के लिए चैलेंज पेश कर रहे हैं और नतीजा ये है कि आज सीएम योगी के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती बनी दिख रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती पेश कर रही घटनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक खबर जो मेरठ की है वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसे देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधारने के लिए अभी पुलिस को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और कैसे हिंदूवादी संगठन रोज नई चुनौतियां खड़ी कर रहे हैं। हाँ, कहाँ से आई है? कौन सी जगह में? किस मोहल्ले के पास है? चले हैं? हाँ। पिताजी का क्या नाम है? जोर से बोल। भाई का क्या नाम है? और बहन है कोई? नहीं है। योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में प्यार के पहरेदारों की अदालत में मोहब्बत के मुजरिमों की आजकल ऐसी ही सुनवाई होती है। पहले बारी जूलियट की थी, अब सवालों के कटघरे में रोमियो था। जितना बोल रहा हूं उतना बोलता रहिए। तेरा नाम क्या है? तेरे बाप का क्या नाम है? जोर से बोल। नाम पूछे क्या? तेरे भाइयों का नाम? भाई नहीं, मैं अकेला है। बहन है कोई? क्या नाम है? ये हिंदू युवा वाहिनी का एंटी रोमियो स्क्वाड है, जिसके कारनामों का अंदाजा आपको हो गया होगा। इस प्रेमी जोड़े ने सवालों के जवाब में जो कुछ भी कहा वो हम आपको उनकी नीचता की वजह से नहीं सुना सकते, लेकिन इस पूरी पूछताछ का एकमात्र मकसद ये नजर आता है कि प्रेमी जोड़े 2 मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। खबर मंगलवार की है, जब मेरठ में हिंदू युवा वाहिनी ने एक घर के अंदर घुसकर एक प्रेमी जोड़े को पकड़ लिया। हिंदू युवा वाहिनी का आरोप है कि 2 धर्मों से ताल्लुक रखने वाले लड़के और लड़की चोरी चुपके एक घर किराए पर लेकर यहाँ अवैध काम करते थे। तो लड़के ने ये कहा कि मैं इस लड़की का धर्म परिवर्तन कराने के लिए अपने साथ लाया हूँ और मैंने इसे अपने जो प्रेम जाल में फंसाया वो इसलिए फंसाया ताकि मैं इसका धर्म परिवर्तन करा सकूं। और वो बताता है कि इससे पहले भी वो कई बार इसको ले जा चुका है। समाज की नैतिक सफाई की ठेकेदारी कर रहे इन लोगों को सीएम योगी आदित्यनाथ का वो वायदा भी याद नहीं रहा जिसमें सीएम ने किसी निर्दोष को नहीं सताने का दावा किया था। मैं प्रशासन को इस बात के लिए स्पष्ट कहूंगा कि राह चलते हुए नौजवानों पर सहमति के साथ बैठी भी कोई 2
युवक और युवती है, राह चल रहे हैं, आपसी सहमति से बातचीत कर रहे हैं, उनको कतई न छेड़ा जाए। सीएम ने भले ही कुछ और दावा किया हो, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी के लोग अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं और यूपी की पुलिस को भी उनकी मर्जी से कार्रवाई करनी पड़ती है। लड़की के परिजनों की आपत्ति थी, इसीलिए कार्रवाई की गई है। और लड़की के परिजन जब आए थे, उन्होंने आपत्ति प्रकट किया कि उनके संज्ञान के बिना और लड़की की उम्र के बारे में भी वो लोग आपत्ति कर रहे थे, इसलिए उसमें कार्रवाई की गई। दरअसल मुजफ्फरनगर का रहने वाला ये प्रेमी जोड़ा किराए का मकान लेकर मेरठ में रहता है। हिंदू युवा वाहिनी का आरोप है कि नाम और पहचान बदलकर ऐसे जोड़े अनैतिक काम कर रहे हैं। आपको यदि प्रेम ही करना है तो अपने वास्तविक नाम के आधार पर करिए ना। नाम को छुपा करके यदि प्रेम करते हैं आप, तो वो प्रेम नहीं होता, वो तो छल और कपट होता है। तो हमारा सीधा सीधा करना है कि ऐसा छल कपट नहीं होना चाहिए, प्रेम तो बहुत सात्विक है। बहरहाल पुलिस ने हिंदू युवा वाहिनी की मांग के मुताबिक लड़के को कोर्ट में पेश कर दिया है और लड़की को उनके घर वालों को सौंप दिया है। लेकिन इसी यूपी में हत्या, लूट और अपहरण जैसे वारदात फिलहाल थमते नहीं दिख रहे। टीम न्यूज़ नेशन। योगी सरकार को बेशक अभी 3 हफ्ते का ही वक्त गुजरा हो, लेकिन सीएम योगी के तेवर देखकर लोगों को एक उम्मीद तो जागी थी कि उत्तर प्रदेश में गुनहगारों के हौसले जरूर पस्त होंगे। लेकिन जब दिल्ली से सटे नोएडा जैसे वीवीआईपी इलाके में घर में ही घुसकर डबल मर्डर हो जाता है, तो यही लगता है कि अपराधियों के अंदर योगी सरकार की सख्त कानून व्यवस्था के डर अभी तक पैदा नहीं हो पाया है। नोएडा के सेक्टर 39 जैसे पौष इलाके का मकान नंबर E59 यही वो घटना स्थल है जहां खुराना परिवार के 2 लोगों की घर में घुसकर हत्या हो गई और फिर 3 लोग जख्मी होकर अस्पताल पहुंच चुके हैं। वारदात मंगलवार रात की है। आरोप है कि सेक्टर 39 के E ब्लॉक में अजय खुराना के घर अजय के ही बिजनेस साझेदार राजेश जौली ने खूनी खेल खेला है। अजय के घर वालों के मुताबिक राजेश जौली नाम का शख्स रात करीब 10:30 बजे अजय खुराना के घर पहुंचा। नौकर के गेट खोलते ही पहले तो उसने धारदार हथियार से वार किया और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। वो वहाँ पर आया और आने के साथ ही उसने यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करी। सबसे पहले जैसे ही उसने घंटी बजाई तो नौकर आया, नौकर ने गेट खोला, उसने उस पर खुखरी से, उसके पास एक खुखरी थी जो पुलिस ने रिकवर कर ली है, वो खुखरी से अटैक किया। नौकर बाहर की तरफ पार्क में भागा। उसके बाद वो अंदर पहुंचा तो यहाँ पे लोग खाना वगैरह खा रहे थे, तो उन लोगों पर उसने जो है आते ही शूटिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में अजय खुराना की पत्नी और बेटे की मौत हो गई, जबकि अपने नौकर के साथ प्रॉपर्टी डीलर अजय खुराना भी घायल हो गए। हमें आवाज आई चीखने की, हम लोग नीचे आ गए एंड हमने देखा कि आंटी ये जो इनका डोर है वहाँ पे पड़ी हुई है एंड दैट पर्सन वो उनको ऐसे मार रहा है एंड वो ऊपर चला गया हमारे सामने। और उनकी जो छोटी बहू है कनिका, वो इनके घर भागी एंड कि मेरी बेटी को संभालो, कोई पर्सन आया वो मारने के लिए। बहू आई, उसने चिल्लाना शुरू किया कि मेरे अंकुश को बचा लो, मेरे अंकुश को बचा लो, मैं विडो हो गई। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। मेरी कहती मेरी बच्ची को पकड़ लीजिए। मैंने बच्ची को गोदी में ले लिया, इतने में बाहर आई तो सब हो तमाशा। फिलहाल ये जो घर आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से फॉरेंसिक जो टीम के लोग हैं वो अंदर मौजूद हैं। बाकायदा जो सबूत जुटाने की कोशिश की जा रही है और उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी अंदर हैं और लगातार पिछले 2 घंटे से यहाँ पर टीम अंदर मौजूद है और वो किसी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सबूत जुटाए जा सके, जिससे उनको केस में मदद मिले और जल्द ही छानबीन करें कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया। फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को मौके से ही पकड़ लिया, लेकिन पकड़े जाने से पहले आरोपी ने धारदार हथियार से खुद को भी जख्मी कर लिया। अभी जो पता चल रहा है कि उसके पास से पुलिस ने 2 पिस्टल बरामद करी हैं और करीब 40 के पास उसके आसपास कार्ट्रिज थे। और इसमें जो एक सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने खुद भी जब ये सब शूटिंग करने के बाद अपने को भी जो है उसने मारने की कोशिश करी। पुलिस के मुताबिक अजय खुराना का दिल्ली के मयूर विहार में प्रॉपर्टी का कारोबार है और हमलावर पिछले 7 सालों से उनका बिजनेस पार्टनर है। इस वक्त हम सेक्टर 39 में इसी घर के बाहर हैं। इस वक्त भी यहाँ पर पुलिस की तमाम टीम यहाँ पहुँची हुई है। एसपी सिटी, डीएसपी यहाँ पहुँचे हुए हैं और लगातार इस मामले की खोजबीन की जा रही है कि आखिर हादसा ये क्यों हुआ, क्या इस पूरी घटना की वजह सिर्फ प्रॉपर्टी थी या फिर कुछ और। पुलिस टीम के साथ साथ यहाँ पर दूसरे परिवार के लोग हैं। इस हमले को प्रॉपर्टी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि अभी इसकी तस्दीक नहीं हो पाई है कि असली वजह क्या है। बहरहाल पुलिस इस गोलीकांड की तफ्तीश में जुटी है और अभी कोई बयान देने से बच रही है। मनीष चौरसिया के साथ गौरव अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, नोएडा।
तो नोएडा में हुई इस वारदात के पीछे वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन एक बात साफ है कि उत्तर प्रदेश में गुनाह करने वालों के मन में पुलिस या कानून का खौफ अभी भी नहीं आया है। दूसरी ओर पुलिस के सामने रोज ऐसे तमाम मामले सामने आ रहे हैं जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। एक ताज़ा मामला मेरठ से आया है, जहां 2 लड़कों के अपहरण की बात सामने आई और इसके लिए बाकायदा 80 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी गई। यूपी के मेरठ में पुलिस थाने के अंदर बैठे इस परिवार के 2 बच्चों का अपहरण हो गया है। वारदात मेरठ के मुंडाली थाना इलाके की है, जहां गांव दिसोर के रहने वाले 2 लड़के अपने घर से दिल्ली के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते से उनका अपहरण हो गया। यहाँ से बच्चे जामिया के लिए अपना सामान वगैरह खाने पीने का लेके गए और गांव से बैठ गए एक गाड़ी में। वो गांव की गाड़ी थी, उसने वहाँ अड्डे पे छोड़ दिया अजराड़ा, और अजराड़ा के बाद वो कहाँ गए इसका कोई पता नहीं। घर वालों का कहना है कि करीब 20 साल की उम्र के बाबर और सद्दाम के बारे में पहले तो उन लोगों ने कोई पूछताछ नहीं की, लेकिन जब अगवा हुए लड़कों के फोन से ही उनके घर पर एक फोन आया तो पता चला कि 80 लाख की फिरौती के लिए दोनों लड़कों का अपहरण हो चुका है। 11 बजे फोन आया था और ये कह रहे थे कि तेरे भाई को किडनैप कर लिया, अपनी माँ से बात करवा और 80 लाख रुपए दे जाओ और अपने भाई को ले जाओ, वरना इसे मार देंगे। फिरौती के लिए घर के 2 लड़कों के अपहरण की बात पता चलते ही ये परिवार मेरठ के एसएसपी के दफ्तर पहुंचा और पुलिस से लड़कों का पता लगाने की गुहार लगाई। मुंडाली थाने में सूचना दी है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने ये कहा कि जो है इसमें कार्रवाई करेंगे हम, और दिल्ली जाओ, दिल्ली जाने के बाद वो वहाँ का मामला वो सही करेंगे जहाँ वे पढ़ते हैं जामिया में, उस जो स्थानीय थाना है वहाँ का, वहाँ रिपोर्ट करो और जाकर। कथित तौर पर अगवा हुए लड़कों के घर वालों का दावा है कि दोनों लड़के कहां से अगवा हुए हैं इसका पता नहीं, जबकि यूपी पुलिस कह रही है कि दोनों लड़के दिल्ली पहुंच चुके थे, लिहाजा दिल्ली पुलिस से मदद मांगी जा रही है। इसमें हम वेरीफाई कर रहे हैं कि उनका लोकेशन कहाँ है। अगर जब वो दिल्ली पुलिस से भी हम मदद लेंगे, क्योंकि वो उन्हीं के कहने पे ये पता चल रहा है कि कल वो दिल्ली पहुंच चुके थे और वहाँ क्या हुआ कैसे हुआ, हम लोकल पुलिस, क्योंकि यहाँ के रहने वाले परिजन, हम लोग भी इनकी मदद कर रहे हैं। बहरहाल अभी तक बाबर और सद्दाम नाम के इन दोनों लड़कों का कुछ सुराग नहीं मिल पाया है। घर वालों का कहना है कि ये दोनों लड़के दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और सोमवार को घर से दिल्ली के लिए ही निकले थे। सरफराज अहमद, न्यूज़ नेशन, मेरठ। तो मेरठ में इन लड़कों की फिरौती में 80 लाख रुपए की मांग चाहे कहीं के भी अपराधियों ने क्यों ना की हो, लेकिन योगी सरकार के आने के बावजूद उत्तर प्रदेश में होने वाले गुनाह के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अभी भी योगी सरकार के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से योगी राज में वर्दी पर भी खतरा बरकरार है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी की सरकार के सख्त रवैये के बावजूद ना तो गुंडों और अपराधियों में पुलिस का डर है और ना ही सूबे में अपराध पर लगाम लग पा रही है। पिछले हफ्ते की ये तस्वीरें अभी लोग भूले नहीं होंगे, जब मेरठ के परतापुर इलाके में हूटर बजाने से रोकने पर बीजेपी के नेता संजय त्यागी ने दरोगा को ही थप्पड़ जड़ दिया। बीजेपी नेता की दबंगई यही नहीं रुकी, थाने में जाकर संजय त्यागी ने अपने बेटे और उसकी गाड़ी को भी छुड़वा लिया। सीएम योगी के राज में 10 दिन के अंदर उत्तर प्रदेश में 4 सिपाहियों की हत्या ने यूपी पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। गुंडों के निशाने पर वर्दी की पहली कहानी 29 मार्च से शुरू हुई है। 29 मार्च को मथुरा के हाईवे इलाके में एक सिपाही की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 29 साल के उमेश सिंह एसओजी में तैनात थे। इसके बाद 5 अप्रैल को आगरा में क्राइम ब्रांच के सिपाही अजय यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बदमाश फरार हो गए। 8 अप्रैल को प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज थाना इलाके में सिपाही राजकुमार सिंह को गोली मार दी गई। 9 अप्रैल को फिरोजाबाद के बसई मोहम्मदपुर इलाके में खनन कर भाग रहे बदमाशों ने सिपाही रवि रावत को ट्रैक्टर से रौंद दिया। पुलिस बड़े गुनाहों को रोकने में भले नाकाम रही हो, लेकिन हिंदूवादी संगठनों के कारनामे ने उनका काम जरूर बढ़ा दिया है। यूपी के महाराजगंज जिले के चर्च की खबर पिछले हफ्ते की है, जब हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने धतौरी के चर्च में जबरन प्रार्थना सभा रुकवा दी थी। यूपी में हर तरह के अपराध के आंकड़े पहले के मुकाबले किसी सूरत में कम होते नजर नहीं आ रहे। मसलन 11 अप्रैल को कौशाम्बी में छेड़खानी से परेशान युवती ने जान दे दी। 10 अप्रैल को सुल्तानपुर में एक प्रेमी जोड़े की हत्या कर दी गई। 9 अप्रैल को गोरखपुर में NH-28 पर युवक को जिंदा जला दिया गया। 4 अप्रैल को मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 25 मार्च को लखीमपुर खीरी में 2 नाबालिग बहनों से बलात्कार के बाद उनकी हत्या कर दी गई।
31 मार्च को गाजियाबाद में नाबालिग की बलात्कार और हत्या हुई। 19 मार्च को इलाहाबाद में बीएसपी नेता की हत्या हो गई। यूपी में 3 हफ्ते के अंदर के अपराध के आंकड़े बताते हैं कि योगी सरकार और उनकी पुलिस को अभी कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए काफी कुछ करना बाकी है। टीम न्यूज़ नेशन। हम उत्तर प्रदेश की क्राइम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की सख्ती और इस पर लोगों के भरोसे की हालत ये हो चुकी है कि सूबे की हर छोटी बड़ी समस्या के लिए लोग सीधे सीएम योगी से ही गुहार लगाने पहुंचते हैं। चलिए आपको भी हम दिखाते हैं कि आज लखनऊ में सीएम योगी के पास किस तरीके से फरियादी पहुंच रहे थे। लखनऊ में सीएम योगी के आवास के बाहर फरियादियों के बीच अफरा तफरी मच गई। सबसे पहले सीएम योगी तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश में कई महिलाएं चोटिल भी हो गई। 5 कालिदास मार्ग के सामने ये भीड़ सिस्टम से नाउम्मीद हो चुके लोगों की है। इन सभी लोगों को अब सिर्फ सीएम योगी से उम्मीद है। जरा सुनिए क्या क्या फरियाद लेकर लोग राज्य के मुख्यमंत्री के पास आ रहे हैं। मथुरा से सुभाष गौतम मुख्यमंत्री के जनता दरबार में गुहार लगाने के लिए आए हैं। इनकी बच्ची 12 मार्च से गायब है, 11 साल की, अब तक कुछ पता नहीं चला। परिवार बहुत परेशान है। आप देख सकते हैं कि एक माँ के आंसू जो हैं वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। क्या हुआ है? मेरी बेटी को 12 मार्च को उठा ले गए और उसको एफआईआर भी कर चुका हूं, लेकिन उस पर पुलिस आश्वासन देती रही, लेकिन अभी तक कोई भी पकड़ धकड़ भी नहीं कर पाई और नामदार एफआईआर भी है उसके। के पास आए, क्या लग रहा है यहाँ इंसाफ मिलेगा? हाँ, हमें पूरा इंसाफ मिलेगा। बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी आपके लिए पूरी कार्रवाई करेंगे आज से ही, अभी से, और आपकी बेटी को जरूर ला के देंगे। हमारे को पूरा भरोसा है। क्या समस्या है आपकी? हमारी यही समस्या थी कि वो ससुराल में अब जला दी, 2 महीना वे शादी के देने ने मार के टांग देने ने, खबर तक नहीं की ने हमका। मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई? सबसे हुई, वहाँ यहाँ नहीं हुई कोई से। की मांग क्या है? इंसाफ चाहिए। वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हो, न चौकी पे न थाने पे, हर जगह वो आप हो गए। तब यहाँ पे क्या हम दरवाजा खटखटाया है, यहाँ भी हमें मुलाकात नहीं हो पाई है। अमेठी से एक परिवार आया हुआ है। इस परिवार का आरोप है कि परिवार की महिला के साथ गांव के दबंगों ने रेप की घटना को अंजाम दिया। 3 दिन से ये सब लखनऊ में मौजूद हैं। सीएम से मिलना चाहते हैं कि जिससे इन्हें इंसाफ मिल सके। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री तक नहीं पहुँच पाए हैं और अब थक हार कर मुख्यमंत्री आवास के पास की सड़क पर बैठ गए हैं इंसाफ की गुहार लगाते हुए। आपकी बहन के साथ छेड़छाड़ हुई, कब से आप यहाँ पे आ रही हैं? सर हमने तो 3 नवंबर से ये घटना घटी, तब से हम दौड़ लगाने 100 एप्लीकेशन जमा कर दिए एसपीडीएम गाजीपुर, तभी कोई सुनवाई नहीं है। थाना सादियाबाद के बोला कि तुम दोबारा डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करो तो आत्मदाह के डाल तुमको जेल भेजाएंगे। बाकी हाँ और कुछ सुनाई नहीं सर। हम लोग आज तक चक्कर लगाते रहे, कोई सुनाई नहीं हो पाया। मुलाकात हुई? नहीं सर, नहीं हो पाई है। हम लोग इसीलिए सुबह से हम लोग 3 दिन से आए, कुछ नहीं मुलाकात हो पा रही। दरअसल ये तस्वीरें और कहानियां एक बानगी हैं कि कैसे योगी के यूपी में पुलिस और प्रशासन की नाकामी लोगों को सीएम के दरबार तक खींच ला रही है। सीएम योगी को इसी सिस्टम की चुनौती का सामना करना है। अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। तो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना योगी सरकार ने देखा है, उसमें सबसे बड़ी चुनौती है कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना और उससे बड़ी चुनौती है लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना। बहरहाल जो भी अपडेट होगा उसके साथ हम हाजिर होंगे। आप लगातार रहिए न्यूज़ नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सफ़र यहाँ कभी नहीं थमता।